नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 18 अप्रैल को आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नहीं आ पाया। उसको दो तिहाई बहुमत जो सरकार को मिलना चाहिए था, वो मेजोरिटी टेस्ट में सरकार फेल हो गई। उसके बाद आचार संहिता लागू है, क्योंकि सारे राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और असम। और उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मिनट का टाइम अपने भाषण के लिए लिया। और वो भाषण संसद टीवी, उसके बाद दूरदर्शन, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, इन सब चैनल्स पर लाइव गया। और इतना ही नहीं, ये तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स है, लेकिन सारे प्राइवेट चैनल्स ने भी उस भाषण को पूरा 29 मिनट लाइव दिखाया। और उसके बाद जमकर प्राइम टाइम डिस्कशंस भी हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था? 29 मिनट का एयर टाइम इस्तेमाल किया गया ऑपोजिशन को कोसने में, ऑपोजिशन को ये बताने में कि ये सारी परिवारवादी पार्टियों को महिला आरक्षण बिल नहीं चाहिए था। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार भी करके लौटे थे। अब क्या हो रहा है कि ये जो राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, उसमें कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने एक प्रिविलेज नोटिस मूव किया है। उन्होंने एक पत्र लिखा है ओम बिरला को, और ओम बिरला को उन्होंने ये कहा है कि ये इसका प्रिविलेज नोटिस एक्सेप्ट किया जाए। और ये एक फिट केस है प्रिविलेज मोशन के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पार्लियामेंट में स्पीच हुई थी और जो एमपीज ने जिन बातों को कहा था, उसमें वो मोटिव्स को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल ने यह चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा जो आचार संहिता का सवाल है, उसको लेकर 700 नागरिकों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। और चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ है। आज 21 तारीख हो गई है। वैसे तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एसआईआर किस तरीके से हो रहा है, वोटर का नाम कैसे उड़ाया जा रहा है। तो आज इस सब पर मैंने सोचा कि इस समय जो सबसे अहम व्यक्ति जिससे बात करनी चाहिए, वो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब, जो कि एक लेखक हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे बोलने में ये गुरेज नहीं होता कि जिस समय आप चुनाव आयुक्त थे, उस समय हम लोग धड़ल्ले से चुनाव आयोग में आते थे, आपसे बातचीत होती थी, इंटरव्यूज होते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अगर मन में शक और शुबा या डाउट्स भी होते थे, तो बड़े आराम से शालीनता के साथ आप उन डाउट्स को क्लियर भी करते थे। वो दिन कहाँ चले गए सर? चिट्ठी लिखिए, आप गुहार लगाइए, चुनाव आयोग का दरवाजा बंद हो जाता है। और अब जिस आचार संहिता का उल्लंघन की मैं बात कर रही हूं, जिसको लेकर आज केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये राष्ट्र के नाम जो संदेश मोदी जी ने दिया, ये क्या सीधे सीधे एक वायलेशन नहीं है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का? जी देखिए, जो जहाँ तक प्रिविलेज मोशन का सवाल है उस पर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो तो पार्लियामेंट का इशू हो गया। लेकिन मॉडल कोड की वायलेशन जो आपने पूछी, ये डेफिनेटली मॉडल कोड की वायलेशन है। कि मॉडल कोड में बड़ा साफ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए इलेक्शन के दौरान कोई पब्लिक प्लेस बगैर परमिशन के यूज नहीं हो सकती, और बड़े इक्वालिटी के साथ, लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ होती है। अब अगर दूरदर्शन और संसद टीवी, ये तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं। प्राइवेट चैनल पे आप कुछ भी कहिए, खूब कहिए, बार बार कहिए, लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने ये दिया तो वो बाकी पार्टी कहेंगे कि हमें भी ये उतना आधा आधा घंटा दे दो उसी प्राइम टाइम पे। वो तो नहीं दिया। तो ये तो मॉडल कोड को पढ़िए, बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा 5-7 पेज का। उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई कोई पब्लिक प्लेस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं हो सकती। और वो स्पीच जो थी वो टोटली पॉलिटिकल थी। सबने सुनी, जिसने सुनी उसको मालूम है कि इसका नेचर क्या थी। कुरैशी साहब, ये चीज जब आप कह रहे हैं कि एक आउटराइट वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, तो हमारे जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? वो कुछ भी नहीं बोलते। उनको चाहे पत्र लिखिए, चाहे उनको ईमेल लिखिए, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। ये शांत मुद्रा नहीं समझ में आ रही सर। अब मुझे, मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूँ? मेरे लिए तो एज इट इज बड़ा ऑकवर्ड होता है कि कोई भी कमेंट अपने सक्सेसर्स पे करो करो। एट द सेम टाइम मेरा ये जो डायलेमा है कि एक तरफ तो कमेंट करना अवॉइड करना चाहता हूँ, दूसरे आम सिटीजन की तरह मैं भी तो सिटीजन हूँ, मुझे भी तो टेंशन और स्ट्रेस दुख हो रहा है। और मैं कहता हूँ आम सिटीजन से ज्यादा मुझको इसलिए ज्यादा दुख हो रहा है कि जिस इंस्टीट्यूशन की इमारत में दो चार ईंटें हमने भी लगाई थी, उस इमारत को डिमोलिश होता देख के आपको तो दर्द हो गई होगा, हमको तो उससे ज्यादा दर्द होगा।
तो इसलिए ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल उचित नहीं दिख रहा, और टोटली आपत्तिजनक, और कुछ पता ही नहीं लग रहा, कोई न फैक्ट फिगर, कोई किसी सवाल का जवाब नहीं। ये तो बिल्कुल ही अब मैं क्या बताऊं, इसके लिए स्ट्रांग लफ्ज भी नहीं यूज करना चाहता, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और शॉकिंग है। नहीं, लेकिन सर मैं आपका भी दर्द समझ रही हूँ। हमने आप लोगों आप तो उन मुख्य चुनाव आयुक्तों में से थे। जब आप लोग चुनाव आयोग में थे तो हम धड़ल्ले से चले जाते थे, हर सवाल का जवाब भी मिलता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब आता था। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि चुनाव आयोग इस तरीके का हो जाएगा। और जो आपने अपने दर्द की बात कही, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि आज क्या आपको नहीं लग रहा सर कि चुनाव आयोग की बिल्डिंग तो खड़ी हुई है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं चली गई है और लोग सोच रहे हैं कि उसकी आत्मा है कहाँ? हाँ, जो मैंने कहा कि कोई एक स्ट्रक्चर डिमोलिश हो रहा है, उसे मेरा मतलब उसका यही था कि उसकी आत्मा, उसके जो कैरेक्टर था वही बिल्कुल ही खत्म हो गया। कि देखिए, इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रहा है 70 साल तक, कि जिस पे पूरे देश को बड़ा टोटल फेथ विश्वास था, सबसे ज्यादा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन माना जाता था। क्या आज ऐसा कह सकते हैं? थू थू हो रही है, मुस्तकिल हो रही है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई उसका कोई जवाब नहीं। खाल मोटी हो गई है उसके, कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये सबको दिखाया, लोग अंधे तो नहीं है बस, लेकिन मजबूर जरूर है, टोटली मजबूर इतनी। लेकिन मुझे जो परेशानी है और दुख होता है कि देश इतना मजबूर है कि हर किस्म की इरेगुलरिटी और नालायकी करती जाए, और वो देश कुछ ना कर पाए। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। नहीं, लेकिन सर जब देश की बात की जाती है कि देश इतना मजबूर है, तो मजबूर हम देश को कहें, देश की जनता को कहें, ऑपोजिशन को कहें, ये नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग का ही सवाल नहीं है, बाकी संस्थान भी आप देखिए किस तरीके से बिल्कुल सत्ता पक्ष के प्रति नतमस्तक हो चुके हैं कि हिम्मत ही नहीं पड़ती। अब आज ज्ञानेश कुमार की हिम्मत क्यों नहीं पड़ पा रही है कि वो मोदी जी को 2 लाइन में ये लिखें कि सर आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। इनको शोकॉज नोटिस दें कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। क्या ये इतना मुश्किल है ज्ञानेश कुमार के लिए? और क्या ये नहीं हो चुनाव आयुक्त के लिए इतना मुश्किल एक सवाल होना चाहिए? क्या दर्शाता नहीं, है? देखिए, जो है चुनाव आयोग के लिए तो बिल्कुल मुश्किल ये नहीं है। हमने तो लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड को सेंश्योर कर दिया था। चार चार उसी सरकार के 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया था, जिन्होंने हमको लगाया था। ये तो अपने किरदार की और कैरेक्टर की बात है, कि यहाँ पे बिल्कुल ही आंखें बंद, ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, बिल्कुल अंधे बहरे होके बैठ जाएं। तो और उसके बाद आप वाह वाह भी आपकी हो और आपकी इज्जत भी हो, तो ये तो बड़ी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आचार संहिता के उल्लंघन में कोई एक्शन नहीं होता है, आप कर क्या सकते हैं? हमने लवासा साहब का भी एक एग्जाम्पल देखा था, क्योंकि 2024 में भी उल्लंघन हुए। इसके बाद भी देखिए अमित शाह के केस में उन्होंने जब चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे कई बार मामले आए सामने कि उल्लंघन हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन छोटे मोटे विपक्षी नेता होंगे तो उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग भी होगी, उनके खिलाफ नोटिस भी जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ हिम्मत ही नहीं जुटाई जा सकती है। और जो एलिगेशन लगातार विपक्ष लगा रहा है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अब वो एक आरोप है कि भाई मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन आपके हिसाब से सर, आपको चुनाव आयोग के बारे में क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? अब लव कॉम्प्रोमाइज तो मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो जो वो कर रहे हैं, जिस पे लोग उंगली उठा रहे हैं, पूरा देश कोई अंधा बहरा तो नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है। जो सवाल आप कर रही हैं वो किसी वजह से ही तो कर रही हैं। ये कमीशन भी वही है, आप भी वही हैं, पहले तो कोई सवाल नहीं होते थे। और फैक्ट ये है कि हमारी पॉलिसी ये थी कि ऑपोजिशन के लिए दरवाजे ज्यादा खुले होते थे, क्योंकि सरकार के तो हाथ लंबे होते हैं, सरकार के पास सारी पावर होती है। ऑपोजिशन को हम अंडरडॉग और कमजोर समझ के, हमारी इंस्ट्रक्शन जनरली है कि ऑपोजिशन वाला अगर मांगे कि मुझे कल मिलने का टाइम दो, हम उसको कहते थे कल नहीं आज मिलो, आज नहीं तो अभी मिलो, हमारे दरवाजे। और इसी तरह आपने जैसे मीडिया का बार बार कहा, हमारा ये था कि जूनियर से जूनियर रिपोर्टर भी अगर फोन करता था तो उसकी बात का हम जवाब देते थे, और उसका हम ही को फायदा होता था। ये नहीं कि हम बहुत बड़े महान आदमी हैं कि जूनियर का इतना ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक स्टोरी चल रही है, तो आप मेरे विद मी और विदाउट मी आपने तो वो स्टोरी करनी है। बाय टॉकिंग टू यू,
मैं अपना फायदा कर रहा हूँ कि मेरे से बात करने की वजह से आप मेरा वर्जन भी आपके पास चला जाएगा, वरना आप जो अपोजिट वर्जन है वो लेके स्टोरी अपनी कर डालेंगी। इसलिए इसको बिल्कुल ओपन डोर होना और मीडिया के सामने खुल के बातें करना, यह अपने ही हित की और फायदे की सूरत है, जो हमारी पॉलिसी थी। और यही वजह है कि हमारे वक्त में तो कोई ये सवाल नहीं उठे, कभी नहीं उठे। बल्कि मैं समझता हूँ हमारे तो जमाने में जो ग्लोरी थी इलेक्शन कमीशन की, वो अपने पीक पर थी। और जो पिछले 60-70 साल से, ये नहीं कि हम मेरी वजह से या मेरे मेरे जो कोलीग्स हैं उनकी वजह से, ये तो इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है। और उन्होंने हमेशा हर हाल में इस एक्सपेक्टेशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को हमेशा पूरा किया है। मान लीजिए कि जो चुनाव आयोग इतने महीनों से या सालों से कुछ बोला ही नहीं है, वो अब क्या बोलेगा? क्या वो प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री या कोई भी बीजेपी का सीनियर नेता हो, क्या उसके खिलाफ ऐसा चुनाव आयोग कभी एक्शन ले सकता है? आपको लगेगा, आपको लगता है कि ये चुनाव आयोग की कभी भी आंखें खुलेंगी, इस चुनाव आयोग की? नहीं, इस चुनाव आयोग का पहले भी जब अशोक लवासा का इंसिडेंट जैसे आपने बताया, उस वक्त भी ये होता कि ये उल्लंघना मॉडल कोर्ट की गई थी। उसके ऊपर 4-5 कंप्लेंट्स आई और 25 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को झाड़ लगाई कि ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, 25 दिन हो गए, आप इस पे फैसला क्यों नहीं कराओ? क्या फैसला करते हो, हमें उससे कोई मकसद नहीं, लेकिन फैसला तो करो। तो फटाफट इलेक्शन कमीशन ने बैठ के फैसला किया कि नहीं जी नहीं, कोई उल्लंघना नहीं हुई। हालांकि अशोक लवासा ने लिखित में बार बार कहा कि भैया नोटिस तो दो, कम से कम शो कॉज नोटिस तो दो, चाहे बाद में आप उनको एग्जोनरेट कर दो, लेकिन नोटिस तो दो। वो नोटिस ही नहीं लिए, न देने के से अलावा वो उसको कॉग्निजेंस ही नहीं ली। उनके नोट्स जो थे, उनके जो फाइल पे नोट था, उसको भी रिकॉर्ड पे लेने से इनकार कर दिया। और बाकी उनका क्या हशर किया वो आपको सबको सबको मालूम है। इलेक्शन कमीशन में वो रहने नहीं दिया, उनको आउट आउट कर दिया गया। और उसके बाद भी एक और इलेक्शन कमीशन भी चूंकि वो थोड़ा बहुत बोला करते थे, डिसएग्री करते थे, उस वजह से वो जो सुना है हमने कि वो भी छोड़ के चले गए। तो अब उसके नतीजे में बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी तो फिर हिम्मत ही नहीं होती कि भाई ये तो इलेक्शन कमिश्नर को निकाल देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर निकाल सकते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर को निकाल से चुके हैं, तो ये तो किसी को भी निकाल सकते हैं। तो उसके डर के मारे अगर वो सब बिल्कुल दबक के बैठ जाएं, तो इसका तो बस खुदा ही मालिक है। कुरैशी साहब, अब जिस जो हालात इस समय पश्चिम बंगाल में दिख रहे हैं, वो भी, उस पर भी आपसे बात करनी है। 700 लोगों ने, सोचे, आज चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को। इसके पहले पता नहीं कितनी चिट्ठियां ब्यूरोक्रेट्स ने, आप तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप का हिस्सा भी हैं, उसमें कितने लोगों ने चिट्ठियां लिख लिख के कि एसआईआर क्या कर रहा है। और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव तो किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है। आपके हिसाब से क्या इस हालात में पश्चिम बंगाल का चुनाव होना चाहिए था, जब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया अभी खत्म ही नहीं हुई है? अभी इतने सारे केसेस लंबित पड़े हुए हैं, वोटर के नाम डिलीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये चुनाव आयोग ऐसा चुनाव आयोग है कि वो चुनाव करवा रहा है। और पश्चिम बंगाल में इस चुनाव के मायने क्या है? बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट रेज किया। देखिए आर्टिकल 326 में साफ लिखा हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली, उसको एज रजिस्टर्ड एज ए वोटर का ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अब सिर्फ जो लोग डिस्qualified है, इसको हाँ सर, आपकी आवाज बीच में क्या है चली कि गई। सर, आपकी जो आवाज नहीं सिटीजन आ रही बीच में। है, ये जो अनसाउंड के जिनके दिमागी इशू है, ये करप्शन वरप्शन के उसमें है, हर शख्स एलिजिबल है। अब अगर 7 लाख इलेक्टोरल रोल पे होने का, तो ऐसी सूरत में ये बंगाल के लिए अच्छा। दूसरी एक चीज ये देखी जा रही है कि नॉर्मली इलेक्शन कमीशन की हर प्रैक्टिस अक्रॉस द बोर्ड पूरी कंट्री के लिए नाफिज होती है। अब असम में एसआईआर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जी? सिर्फ बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होगी, वो क्यों होगी? ये सारे सवाल, इनका जवाब क्योंकि लगता है कोई एक पर्टिकुलर एक लक्ष्य है
उसके मुताबिक उसके लिए काम किया जा रहा है और उसमें कामयाबी हो रही है। आपने सवाल किया कि जो 10 20 50 लाख जितने भी रह गए, हम मैं हो तो क्या करता कि उन सबको कि भाई चूंकि हम लोग हमारी कोताही है कि हम उनके फैसला नहीं कर पाए हैं, तो दे विल कंटिन्यू टू वोट। देश का कानून ये है कि 10 में से 9 खूनी मर्डरर उनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन एक इनोसेंट हैंग नहीं हो सकता। इसी तरह एक एलिजिबल वोटर ना रह जाए, चाहे 9 इनएलिजिबल वोटर वोट दे लें। शिकायतें बीच बीच में आती हैं, तो कितनी होती होंगी? 10 20 50 100 200 500, यहाँ तो 100 करोड़ की बात हो रही है, 1000 मिलियन की बात हो रही है, 1 बिलियन की बात हो रही है। 1 बिलियन वोटर को दौड़ाया जा रहा है, क्या वो बिहार से लेके यहाँ तक। और बिहार का जब ये शुरू होता है ऐसा यार, उस वक्त ये किया गया था कि घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ये की जा रही है एक्सरसाइज, कि 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया बिहार में। कितने घुसपैठिए पकड़े गए? कम से कम फैट नंबर तो बता दो। नंबर तो कुछ नहीं पता, आज तक नहीं पता। अखबार वगैरह में हमने पढ़ा कि सिर्फ 500, 500 में से 150 बांग्लादेशी, 350 नेपाल की हिंदू औरतें जो शादी करके बिहार में आई थी। पर ये फैक्ट जो है ये पब्लिक नॉलेज में क्यों नहीं? ये कि इनके पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या, कि जो डेटा है उसको लिए बैठे हैं, बताएंगे नहीं? लेकिन चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सॉफ्ट रही है इनके लिए, कि उन्होंने ठोक बजा के इनको दो जूते मार के इनसे ये इंफॉर्मेशन बाहर निकलवाई नहीं बाहर। आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब इनसे सवाल नहीं पूछ पा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी आपको कहीं ना कहीं कुछ झुका हुआ नजर आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी अब अपनी रीढ़ नहीं दिखा पा रहा है चुनाव आयोग को जिस तरह से दिखानी चाहिए थी? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पे तो मैं क्या कमेंट करूं, लेकिन ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला पहुंच जाए और फिर भी सॉल्व ना हो, तो कुछ गड़बड़ है। और एक जज साहब ने तो यहाँ तक है, इस बार वोट नहीं कर सकते तो अगली बार दे देना। इतना कैजुअल रिमार्क तो टोटली ऑब्जेक्शनेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल। कि ये जुडिशियल माइंड से का रिस्पॉन्स है, बहुत बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, बट एट द सेम टाइम वो भी ह्यूमन है। इस किस्म के का स्टेटमेंट वो कैसे दे सकते हैं? लेकिन कुरैशी साहब, अब इसका इलाज क्या है? अब तो आप ये देखिए कि चुनाव 23 तारीख को पहला फेज है पश्चिम बंगाल का, उसके बाद 29 तारीख को दूसरा फेज है। ये चुनाव हो जाएगा और कितने सारे लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, और सारे भी नहीं, ये तो लाखों में संख्या है जो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। क्या आज इनके वोट का अधिकार जो छिना है उसकी भरपाई कैसे करेगा चुनाव आयोग और कैसे करेगी सरकार? बिल्कुल कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। उसका एक ही इलाज हो सकता था, जो कुछ दिन पहले मैंने अखबार में लिखा भी था, कि भाई जिनका फैसला नहीं हो पाया, फैसला न कर पाना तो हमारी कोताही है ना, कि हम उसको फैसला नहीं कर पाए और उसको को एजुडिकेशन के लिए ट्रिब्यूनल को हमने भेज दिया, वो नहीं बैठ पाए, उसने आज तक उनको कुर्सी मेज तक नहीं मिली। तो ये लाखों केस जो पेंडिंग है, तो इसका इलाज बड़ा आसान था, कि जो एग्जिस्टिंग रोल है जो 2025 वाला, उससे वो करा देते। क्योंकि लॉ यही है कि जो एग्जिस्टिंग रोल होता है, जब तक वो रिप्लेस ना हो जाए तब तक वो वैलिड है। लेकिन जिस दिन ये मैंने बात की थी टीवी इंटरव्यू में, कि उसी दिन शाम को उन्होंने फटाफट रोल नोटिफाई कर दिए, ताकि पुराने की जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई, अब नया रोल शाल हो गया। उसमें लाखों मिसिंग है। मेरा उसमें दूसरा सोल्यूशन मैंने दिया था कि जिन सब का केस पेंडिंग है, उनकी गलती नहीं है, उनकी खता नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टम की खराबी है कि हम उसको फैसला नहीं कर पाए। उन सबको वोट देने की इजाजत दे दो, कि ठीक है ये सब वोट देंगे, और एजुडिकेशन जो हो रही है करते रहिए, अगले 2 साल 5 साल 25 साल करते रहिए। लेकिन ये कि एजुडिकेशन के नाम से इनका छीनने के बजाय आपको गलती करनी चाहिए उनको देने की तरफ, क्योंकि दैट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन कोई चैरिटी थोड़ी देता है कि आपको वोटर बना दिया, चैरिटी है, ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 326 पढ़ तो लीजिए। नहीं, ये चीजें जो आप याद दिला रहे हैं सर, ये ज्ञानेश कुमार को क्लिक क्यों नहीं कर रही हैं? ये किसी के समझ के परे है। या तो अब इसका निष्कर्ष लोग यही निकालेंगे कि भाई सरकार ने उनको इस तरीके से दबा दिया है या उनको ऑब्लाइज कर दिया है। अभी देखिए, कल ही खबर आ रही थी कि ज्ञानेश कुमार के जो दामाद साहब हैं, मनीष बंसल साहब, उनको डीएम बना दिया गया है आगरा का, उनकी बेटी नोएडा की डीएम है। ये सब क्या है? ये जो केसेस सामने नजर आ रहे हैं, तो क्या ये वजह आपको लगती है ज्ञानेश कुमार की चुप्पी का यही सब कारण है?
लोग तो यही पूछ नहीं नहीं, सोचेंगे। ठीक है, एक तो ज्ञानेश कुमार पे और उनके जो एक्शन है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनके बच्चों को डीएम लगाना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। डीएम की वजह से वो पूरे डेमोक्रेसी का गला घोटते हैं, और देश की जो सबसे बड़ी, जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे दुनिया में हम माने जाते थे, उसको हम सब सहारन अफ्रीका के बराबर पहुंचा दें, जस्ट बिकॉज बेटी दामाद को डीएम लगना है। तो डीएम तो बहुत मामूली सी चीज है, उससे इसको लिंक करना, एट्रीब्यूट करना तो उचित नहीं होगा, और उनके बच्चों को इसमें ड्रैग करना मुनासिब नहीं है। सर, जो भी चीज इस समय गड़बड़ हुई है, ये चुनाव आयोग की जो सफाई है, क्लेंजिंग है, ये कैसे होगी? अगर इतनी गंद हो गई है कि कितना भी गलत काम हो रहा हो, पश्चिम बंगाल में तो जो हो रहा है बिल्कुल थ्रेशोल्ड हो चुका है। अब इसके बियॉन्ड और क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मेरी कुछ एक्टिविस्ट से बात हो रही थी जो कर्नाटका और बाकी जगह है। उन्होंने कहा कि भाई अगला फेज जो एसआईआर का है वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी ये जो फेज गया है जिसमें कि एसआईआर हुआ है, वो चीजें देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई एसआईआर को तुरंत रोक दो। कौन रोकेगा एसआईआर को? चाहे कितने भी आप चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर ले, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, हर चीज को सही ठहराने की कोशिश करेगा कोई ना कोई प्ली लगाकर, तो फिर अब उम्मीद क्या बची है डेमोक्रेसी में? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, जो डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी वो ही है। वो अगर नहीं करते तो बस भगवान कर सकता है, उसके बाद तो कोई नहीं है। और आई मस्ट से कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सॉफ्ट पेडलिंग की, कि उनके पास एक है, डेली ऑन ए डेली बेसिस इसकी हियरिंग होती रही, और प्रॉब्लम ना सॉल्व हो, और लाखों लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन बैठे सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे। इसका जवाब और कौन दे सकता है भाई? नहीं, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का तो आप रवैया देखिए ना, कि आप चाहे वो अपॉइंटमेंट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर हो, अच्छी खासी इम्यूनिटी अब इलेक्शन कमिश्नर्स को मिल गई है। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन तक आया, तो भी कोई संज्ञान ना, पार्लियामेंट में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो अब बचा क्या है? हर चीज के लिए इम्यूनिटी है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, तो फिर मनमाना जो एक काम चल रहा है चुनाव आयोग का वो चलेगा। सरकार जो चाहेगी वो अपने अंगूठे के नीचे वो करवाती रहेगी ज्ञानेश कुमार नहीं, से। बिल्कुल तो नहीं। हम बनाना रिपब्लिक बनना, हम बनने की तरफ जा रहे हैं, बस ऑलमोस्ट बन ही गए हैं। होता ही है, अफ्रीका की बहुत कंट्रीज में यही कुछ होता है जो आपको देखने को मिल रहा है। फेक इलेक्शन हो जाते हैं, हर किस्म की ज्यादती हो जाती है, नालायकी होती है। हम बड़े प्राउडली पूरे दुनिया में हमारा सर ऊंचा होता था कि हिलरी क्लिंटन ने हमारे इलेक्शन को गोल्ड स्टैंडर्ड बोला था। लेकिन पूरी दुनिया तो जानती है, ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी हर साल छपती है, उसमें हम 2013 में 27 नंबर पे थे, आज हम 51 नंबर पे हैं। तो वो सेंसिटिव है, जो हालात देखते हैं उसके मुताबिक इंडेक्स में अप एंड डाउन हम लोग हो जाते हैं। तो हम भी अफ्रीका में भी अच्छी अच्छी डेमोक्रेसी है। आई डोंट वांट टू अंडरमाइन अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका के जो डिक्टेटरशिप टाइप के कंट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्शन फर्जी होते हैं, उस तरह के अगर हम करने लग जाए और उनसे हमारा कंपैरिजन होने लग जाए, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। सर, जब मैं आपको सुनती हूँ और जब ज्ञानेश कुमार का एटीट्यूड देखती हूँ, या फिर जो उनके पहले वाले थे राजीव कुमार जी, उन लोगों का एटीट्यूड देखती हूँ, तो जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। ये जो खाई एक बन गई है कि आप लोगों के समय में क्या था और अब क्या हो गया है चुनाव आयोग, ये खाई कैसे पाटी जाएगी? पुराने दिन क्या चुनाव आयोग के कभी आएंगे, या फिर अब हम भूल जाएं कि वो चुनाव आयोग अब एग्जिस्ट भी करेगा कभी? अब इसका ये तो बड़ा स्पेकुलेटिव सवाल है, इसका तो कोई जवाब नहीं। होप तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। उम्मीद करें कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, और चुनाव आयोग के अच्छे दिन आएंगे, जहाँ पे उसकी इमेज और उसकी रेपुटेशन, जिसको बहुत उस पर डेंट लगा है, वो रिकवर हो पाएगी। ये सिर्फ एक उम्मीद ही कर सकते हैं। आखिरी के दो सवाल आपसे करूंगी कि कुरैशी साहब, अगर आप आज ज्ञानेश कुमार की जगह होते और ये पश्चिम बंगाल का चुनाव या फिर ये जो मोदी जी की आचार संहिता है, उस पर आप क्या करते? कम से कम आप ही को सुन ले ज्ञानेश कुमार और आगे का अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करें। आप क्या करते अगर आज ज्ञानेश कुमार की जगह आप होते तो? नहीं, मेरे ख्याल से मैं उनकी जगह होता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस।
और अगर होता नहीं, मैं कह रही हूँ कि तो मैं अगर आप वही मुख्य करता। चुनाव आयुक्त इस समय होते तो। यही मैं कह रहा हूँ कि अव्वल तो मैं, यही कह रहा हूँ कि अव्वल तो मैं होता ही नहीं, लेकिन अगर होता तो मैं वही करता जो मैंने 2010 से 12 में किया। यानी टोटल इंसाफ, और ऑपोजिशन के साथ ओपननेस। और उस वक्त माइंड यू, मेरे पूरे 6 साल के पीरियड में ऑपोजिशन कौन थी? बीजेपी। और बीजेपी के लिए हमारे दरवाजे खुले रहते थे, क्योंकि वो अपोजिशन में थे, वो अंडरडॉग थे, उनके लिए ज्यादा सिंपैथी थी। यही हम्म। वजह है कि अरुण जेटली मेरी बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि वही बीजेपी के बिहाफ पे हमसे कांटेक्ट रखते थे। हमारे तो दरवाजे खुले रहते थे। क्या कांग्रेस के लिए या एसपी के लिए और दूसरी पार्टियों के लिए इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हुए हैं? वो खुले हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खुले हुए तो खुल जाने, खुले खुले हुए होने चाहिए। नहीं तो अभी तो हमने देखा ना ऑपोजिशन से कैसे ज्ञानेश कुमार ने बात किया, डेरेक ओब्रायन टीएमसी का डेलीगेशन एक गया था, तो टीएमसी के लोगों ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे कहा कि गेट लॉस्ट। ऐसी तो कभी भाषा ही हमने नहीं सुनी। कभी नहीं सुनी। बस ये उनको ताकत कहाँ से आई है, यही एक बेसिक विषय है कि उनको कहीं ना कहीं से तो उनकी सोर्स ऑफ पावर है। और अब जब वो इनमें इम्पीचमेंट मोशन भी फेल हो गई, चाहे उसकी लीगैलिटी कुछ भी हो, लेकिन फेल होने के बाद वो अब और शेयर हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री का जो वायलेशन इस समय दिखा, उसके लिए आप क्या करते? क्या प्रधानमंत्री को नोटिस भेजने की आप हिम्मत करते, या उनसे उनको सेंशर करते, उनसे पूछते? नहीं, नोटिस तो सबसे पहली चीज होती है कि नोटिस डजंट मीन कि हमने कोई नतीजा अखज कर लिया है, नतीजे पे पहुंच गए हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई ये कंप्लेंट आई है, बताओ आप क्या कहना चाहते हो। क्या आपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज किया है फॉर पॉलिटिकल पर्पस, जो मॉडल कोड की फला फला सेक्शन की उल्लंघना है? आप जवाब दीजिए कि क्या क्यों ना एक्शन लिया जाए। ये नोटिस तो जाना बनता है, और यही चीज अशोक लवासा ने उन केसेस में भी की थी, कि भाई नोटिस तो दो कम से कम। जवाब अच्छा उनका अच्छा आ जाए तो फाइल कर दो केस, लेकिन कम से कम उनको जवाब देने का मौका तो दो। इसलिए ये उल्लंघना अगर कोई भी करता है, और देखिए, नो बडी इज अबव द लॉ। ये तो हमने बचपन से पढ़ते हुए जो बड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान की जो सिविलाइज्ड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक नो बडी इज अबव द लॉ। बल्कि एक मैं जब हरियाणा इंडिया के इलेक्शन की प्रेजेंटेशन करता हूँ, तो उसमें दो फोटो जरूर दिखाता हूँ। तो उसमें प्रधानमंत्री जी उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी उंगली पे निशान लगा हुआ वो प्राउडली दिखाते हैं। हालांकि उस निशान का क्या मतलब होता है कि ताकि ये किसी दूसरी जगह जाके दोबारा वोट ना दे दें। प्रधानमंत्री भी उसे बख्शा नहीं जाता, उनके ऊपर भी निशान लगाया जाता है, और प्रधानमंत्री हमसे नाराज होने के बजाय बड़े प्राउडली अपनी वो उंगली दिखा रहे होते हैं। दूसरा एक फोटो में दिखाता हूँ कि उस बात की प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति अपना आईडी कार्ड लिए खड़ी हैं पोलिंग बूथ के अंदर, कि ये डेमोक्रेसी की इक्वालिटी है कि सब बराबर हैं कानून के सामने। तो ये इसमें तो हमको प्राइड होता था, उस वो डाइल्यूट हो जाए तो चिंता की बात है। चलिए, खाली उम्मीद ही की जा सकती है कि काश वो पुराने दिन चुनाव आयोग के आ जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल, कि अगर आप आज पश्चिम बंगाल का चुनाव कंडक्ट करा रहे होते, क्या ये चुनाव आप होने देते सर, इन हालातों नहीं, में? देखिए वो जो जिस वजह से जो आप बता रहे हैं ना, जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, बेसिकली कि वोटर लिस्ट पे कोई नॉट वन पर्सन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, ये इलेक्शन कमीशन का मोटो है। उस मोटो को मैं इम्प्लीमेंट करता कि ये अब 11 लाख या 10 लाख ये वोटर बाहर रह जाएं, क्या ये घुसपैठिए हैं? आप एफिडेविट दे दीजिए कि ये घुसपैठी हैं, और निकाल के उनको बांग्लादेश में फेंक दीजिए, कर दीजिए। लेकिन इंडियन सिटीजन उसके आपने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बना दिया, दौड़ा दौड़ा के पागल कर दिया लोगों को। दो का दिखाओ, दिखाओ अपने बाप का, अपने दादा का दिखाओ। ये सारे सर का जो ये लगा, उनके ऊपर इतना स्ट्रेस, ये सब इतनी स्मूथली होता था कि किसी को कुछ अंदाजा भी नहीं होता था कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज हम कर बैठे।
बिल्कुल और विद नो क्वेश्चन रेज, कोई उंगली नहीं उठा पाता था, और बल्कि तारीफ ही होती थी। अखबार के हेडिंग निकाल के देख लीजिए कि ईसी विक्टोरिया, ईसी हैज डन इट, थैंक यू ईसी, इस किस्म की हेडलाइन होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छे दिन शायद हमारे लोकतंत्र के आए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।